मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज पुनः हम समुद्र विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है महासागरीय जल का तापमान। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है महासागरीय जल का तापमान। महासागरीय जल का तापमान हम तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज बात करेंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करेंगे। देखिए, इससे संबंधित हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे। उसके बाद से हम ऊष्मन व शीतलन की प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद से हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारण। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक। अब इस कारक में हम पढ़ लेंगे, जैसे क्या हो जाए तापमान की वजह से ऋतु। यहाँ पे हम बात करेंगे इसको कि ऋतुवार परिवर्तन। ऋतुवार परिवर्तन। उसके बाद से दूसरे नंबर पे अक्षांशीय परिवर्तन। फिर तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे प्रचलित पवनें। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे स्थलीय प्रभाव। और पांचवें नंबर पे बात करेंगे हम एल्बिडो। एल्बिडो में उसके बाद से छठवें नंबर पे हम जलधारा के बारे में बात करेंगे। और सातवें नंबर पे हम बात कर लेंगे तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। देखिए, हम महासागरीय जल के तापमान से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस सबसे पहले इसके महत्व के बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद से ऊष्मन और शीतलन की प्रक्रिया के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट रहेगा तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, कंपोनेंट हैं उसके, जैसे में ऋतुवार परिवर्तन की वजह से तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है, अक्षांशीय परिवर्तन, प्रचलित पवनें, स्थलीय प्रभाव, एल्बिडो, जलधारा। और उसके बाद से तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इन्हीं सभी पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके महत्व के बारे में हम देख लेंगे कि इसके महासागरीय जल के तापमान के बारे में हम कहेंगे कि महासागरीय जल का तापमान, यहाँ पे कह सकते हैं कि महासागरीय जल का तापमान महासागरीय जल का तापमान महासागरीय जल का तापमान महासागरीय
महासागरीय जल का तापमान महासागरीय पारि पारिस्थितिकी तंत्र का एक आधारभूत पारिस्थितिकी तंत्र का एक का आधारभूत अजैविक घटक है। अजैविक घटक है जो अजैविक घटक है क्योंकि यह भौतिक रासायनिक यहाँ पे लिख सकते हैं जल के भौतिक रासायनिक व जैविक विशेषताओं को और जैविक विशेषताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के साथ साथ यह स्थलीय प्रभाव को भी प्रभावित करता है। देखिए इतनी बातें हम समझ लेंगे तापमान महासागरीय जल के तापमान से, यानी महासागरीय जल का जो तापमान है यह महासागरीय जल का तापमान महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक आधारभूत अजैविक घटक है। कैसा घटक है? अजैविक घटक है। यानी कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं, जैविक होता है अजैविक। तो ये तापमान जो है क्या है? अजैविक घटक है क्योंकि यह जल के भौतिक रासायनिक और जैविक विशेषताओं को क्या करता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। किस रूप से? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। और उसको प्रभावित करने के साथ साथ यह स्थलीय प्रभाव को भी यहाँ पे लिख सकते हैं स्थलीय है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि स्थल खंड की जलवायु को भी स्थल खंड की जलवायु स्थल खंड की जलवायु को देखिए स्थल खंड की जलवायु को भी प्रभावित करता है। यानी कह सकते हैं कि महासागरीय जल का तापमान महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक आधारभूत अजैविक घटक है। यह क्योंकि यह जल के भौतिक रासायनिक और जैविक घटक को प्रभावित करता है और उसके साथ साथ स्थल खंड के जलवायु को भी प्रभावित करता है। यानी जो तापमान होता है ये महासागर के अंतर्गत जो जल होता है जैविक भौतिक और रासायनिक के बाद जो जैविक घटक होते हैं उनको भी प्रभावित करता है और स्थल खंड को प्रभावित करता है। इसके बाद हम समझेंगे, जैसा कि हम देखेंगे कैसे क्या प्रभावित होता है, क्या क्या चीजें। देखिए एक चीज हम बात करेंगे यहाँ पे कि
देखिए यदि तापमान, यहाँ हम तापमान तापमान देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें लेके हम चलेंगे। तापमान, आयतन, घनत्व, तापमान, आयतन, घनत्व, उसके बाद से लवणता और उस तापमान, आयतन, घनत्व, लवणता, ठीक ना। देखिए इसी से हम यहाँ पे हम कंसेप्ट बनाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो तापमान है, ये तापमान जब जैसे बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा तो एक मिनट, तो आयतन हमारा क्या हो जाएगा। तापमान बढ़ता है और तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ आयतन में वृद्धि होती है, और आयतन में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होता है, तो घनत्व में कमी हो जाती है। जब आयतन बढ़ता है तो तापमान हमारा क्या हो जाता है, जब तापमान बढ़ता है और आयतन में भी वृद्धि होती है तो घनत्व हमारा कम हो जाता है, और जिसकी वजह से प्रभाव क्या पड़ता है कि जलधारा जो जलस्तर होता है ये हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जलस्तर क्या हो जाता है, तो जलस्तर हमारा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी इस कंसेप्ट को हम देख लेंगे कि तापमान का मान बढ़ा, तापमान की वृद्धि के साथ आयतन में भी वृद्धि होती है, और जैसे ही आयतन में भी वृद्धि होती है तो घनत्व क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है, लेकिन जलस्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, दूसरा कंसेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे, यदि यदि तापमान हमारा डाउन हो जाता है, तापमान डाउन होता है तो आयतन में भी कमी हो जाती है। यदि तापमान में कमी होती है और आयतन में भी कमी हो जाती है तो हमारा क्या होता है, आयतन में भी क्या होती है, आयतन में भी कमी होने से हम ये देखेंगे कि हमारा जो घनत्व है, इस घनत्व में वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि हो जाती है, और उसके बाद से हम जलस्तर हमारा क्या हो जाता है, जलस्तर घट जाता है। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या बन के निकला, यदि तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में यदि वृद्धि होती है और आयतन भी बढ़ता है तो घनत्व क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है, जिससे जलस्तर में वृद्धि हो जाती है। और तापमान में कमी होता है, तापमान में कमी होने के साथ साथ आयतन में भी कमी होता है, और आयतन में जैसे ही कमी होता है तो घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, और जलस्तर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जलस्तर जो है बढ़ जाता है। जलस्तर जो है जो जलधारा होती है वो उच्च लेवल से निम्न स्तर की ओर चलती है, किधर चलती है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर चलती है। तो जलस्तर क्या होता है, अधिक की ओर से कम की ओर जलस्तर जल चलता है, ठीक है सर। अब उसके बाद से नेक्स्ट इसी में हम कंसेप्ट देखेंगे कि यदि तापमान में हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम बात कर लें, यदि तापमान में वृद्धि होता है तो वाष्पीकरण में भी क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। तापमान में वृद्धि होने से यदि वाष्पीकरण में भी वृद्धि हो जाती है जैसे ही, तो क्या होता है, ये एस का है, यस हमारा लवणता है, ये क्या है, लवणता है। तो लवणता में भी वृद्धि हो जाती है, और फिर क्या हो जाता है, घनत्व में भी वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जलस्तर हमारा डाउन हो जाता है, जलस्तर क्या हो जाता है, डाउन, कम हो जाता है। और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, यदि तापमान में कमी होता है तो वाष्पीकरण
वाष्पीकरण के मान में भी कमी होता है। और उसके बाद से क्या होता है हमारा, उसके बाद से हमारा क्या होता है कि ये जो लवणता होती है, ये लवणता में भी कमी आती है और घनत्व में भी कमी आती है। और जिसकी वजह से प्रभाव क्या होता है कि जलस्तर अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए ये दो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ए है और कंसेप्ट बी है। यहाँ पे दोनों कंसेप्ट को समझना है हमको, कंसेप्ट ए कंसेप्ट बी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि T 1/D और यहाँ पे हम देखेंगे T प्रोपोर्शनल टू यस। इस कंसेप्ट को हम समझ लेंगे यहाँ से। देखिए एक चीज हम बताएं, यहाँ जल दायरा अधिक, जलस्तर अधिक है तो जलस्तर किधर से जाएगा, अधिक जलस्तर के तरफ से निम्न जलस्तर की ओर जल की धारा प्रवाहित हो जाएगी। देखिए हम इस कंसेप्ट को फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। यदि तापमान बढ़ेगा तो तापमान में वृद्धि के साथ आयतन में भी वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होने के साथ आयतन में भी वृद्धि होती है। और उसके वजह से क्या होता है हमारा, तापमान में वृद्धि होने के साथ आयतन में वृद्धि होती है और घनत्व क्या होता है हमारा, कमी होती है। जिससे क्या होता है, जलस्तर का मान अधिक हो जाता है, यानी जलस्तर बढ़ जाता है। ठीक ना। उसके बाद से तापमान, दूसरा कंडीशन है कि यदि तापमान में कमी करते हैं तो आयतन में भी कमी होती है, जिसकी वजह से घनत्व बढ़ जाता है और जलस्तर क्या होता है हमारा, डाउन हो जाता है। तो यहाँ अधिक जलस्तर की तरफ से कम जलस्तर की जल प्रवाहित होने लगता है। ठीक। अब दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि टी विद्युत कमानुपाती होता है 1/D, यानी तापमान जो है घनत्व के विद्युत कमानुपाती होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि तापमान बढ़ रहा है तो घनत्व घट रहा है, और यहाँ पे तापमान घट रहा है तो घनत्व यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक। उसके बाद से हम यहाँ पे बात करेंगे दूसरा चीज पे कि तापमान यदि बढ़ता है, तो वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यस यानी सैलिनिटी मतलब होता है लवणता। क्या होता है, लवणता। और डेंसिटी माने घनत्व होता है। डेंसिटी माने क्या होता है, घनत्व। देखिए जैसे जैसे वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो लवणता और घनत्व दोनों बढ़ जाता है, तो जलस्तर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और तापमान कम करने पे वाष्पीकरण भी कम होने लगता है, तो लवणता और घनत्व का मान भी कम होता है, जिसकी वजह से जलस्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। और यहाँ अधिक जलस्तर की तरफ से कम जलस्तर की जल धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे टी जो है, यहाँ पे देखिए टी जो है, यहाँ पे जो टी है ये टी यस के समानुपाती है। यानी तापमान बढ़ रहा है तो लवणता बढ़ रही है, तापमान कम हो रहा है तो लवणता क्या हो रही है, घट रही है। ठीक। तो इस कंसेप्ट को हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक चीज फोटोजेनिक प्रभाव, यानी यहाँ पे हम देख लेंगे फोटिक जोन, जिसको हम कहते हैं प्रकाश मंडल। अब ये क्या चीज है, थोड़ा सा इसको हम समझ लेंगे इस कंसेप्ट को। देखिए फोटिक जोन यानी प्रकाश मंडल, जल की पारदर्शिता और ऊष्मा के चालकता की वजह से सूर्य का जो प्रकाश होता है, देखिए
जल की पारदर्शिता और इसके वजह से और उष्मा की चालकता की वजह से सूर्य का जो प्रकाश होता है यह समुद्र में महासागर में महासागर में 200 मीटर की गहराई तक आ जाता है। कितना? 200 मीटर कह रहे, सॉरी 200 फादम की गहराई तक आ जाता है। ठीक, 200 फादम की गहराई तक ये प्रकाश चला आता है, सूर्य का प्रकाश, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, जिसके वजह से यहाँ पे शैवाल और जिसको बोलते हैं फाइटो प्लैंक्टन्स जैसे जीव का क्या होता है? विकास हो जाता है। जैसे ही यह सूर्य का प्रकाश आता है तो शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन्स जैसे जीव का क्या होता है? जीव का जैसे जीव का विकास हो जाता है, और जैसे इस जीव का विकास हो जाता है तो इस जीव को खाने के लिए समुद्र में जो जीव होते हैं, अन्य जीव होते हैं, इसको खाने के लिए आते हैं। ठीक ना, इसको खाने के लिए आते हैं। तो इसलिए हम देखिए इस जो शैवाल होता है, ये जो शैवाल है, ये फाइटोप्लैंक्टन्स है, इसको खाने के लिए अन्य जीव आते हैं। कौन से अन्य जीव आते हैं? अन्य जीव आते हैं इसको खाने के लिए। तो अन्य जीव आते हैं। अब अन्य जीव आने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, यानी ये कहने का मतलब ये है कि समुद्र की जो सूर्य की किरण है महासागर के 200 फादम गहराई तक अंदर जाती है, जिसकी वजह से प्रकाश यहाँ पे इसको हम क्षेत्र क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल या फोटिक जोन बोलते हैं। और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होता है, यहाँ पे शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन्स जैसे जीवों का क्या होता है और पादपों का विकास हो जाता है, और जिसको खाने के लिए अन्य समुद्री जीव आते हैं। तो आने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है? जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए इनको खाने के लिए जब समुद्री जीव एकत्रित होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जैव विविधता की दृष्टि से महासागर एक तरह से पूरी तरह से संपन्न है। महासागर संपन्न क्षेत्र है। जैव विविधता की दृष्टि से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैव विविधता की दृष्टि से महासागर क्या है? संपन्न क्षेत्र है। महासागर दृष्टि से महासागर संपन्न क्षेत्र है। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे। देखिए महासागर संपन्न क्षेत्र क्या है कि सूर्य का प्रकाश आता है 200 फादम की गहराई तक, उसके बाद से प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसकी वजह से शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन्स जैसे जीव की उत्पत्ति होती है। और ये यहाँ इनको खाने के लिए अन्य समुद्री जीवात एकत्रित होने लगते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जैव विविधता की दृष्टि से महासागर सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। ठीक, अब इसके बाद से हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमने कल के वीडियो में देखा भी था ये चीज, नेक्स्ट पॉइंट कि महासागरीय जल का तापमान। देखिए हमने कल बताया था कि महासागरीय जल का तापमान तटीय क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तटीय क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। तो तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने का मतलब क्या है? जैसा कि हम कल ध्यान दिए थे यहाँ पे कि ये सागर था,
तो देखिए, जैसे हम ये दिन में या ग्रीष्म ऋतु में, दिन में या किसी में ग्रीष्म ऋतु में, और यहाँ रात में या शीत ऋतु में, रात में या शीत ऋतु में। देखिए जैसे क्या होता है कि हमारा जल है, ये क्या है, जल है, ये जल है, और ये हमारा क्या है, धरातल है, ये धरातल है हमारा, ये भी धरातल है, ये भी धरातल है। तो जैसे ही हमारा ये जो दिन का समय होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होने की वजह से, वाष्पीकरण ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसी के प्रभाव की वजह से जो समुद्री तट एरिया क्षेत्र है उसका भी तापमान कम हो जाता है, और इधर हमारा तापमान स्थल की ओर ज्यादा रहता है। तो हवा हमारा हाई प्रेशर से क्या, इधर हाई प्रेशर बन जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है, यानी इधर से हवा जो चलती है तापमान कम होने की वजह से ठंडी रहती है। तो गर्मी के दिनों में यहाँ पे कैसा मौसम रहता है, ठंडा रहता है। ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे शीत ऋतु में या रात के समय, रात के समय भी अच्छा, शीत ऋतु के मौसम में यहाँ पे जो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी और यहाँ पे तापमान ज्यादा हो जाएगा, तापमान ज्यादा रहेगा, और जिसकी वजह से जो तटीय क्षेत्र है उसका भी तापमान ज्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ जो जो स्थल एरिया है, स्थल एरिया का जो तापमान होगा वो कम रहेगा। तो स्थल एरिया का तापमान कम रहेगा, और इधर समुद्री या सागरी भाग का तापमान ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से तटीय क्षेत्र है ये गर्म रहेगा। कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों चलती है, तो इधर गर्मी के ठंडी के मौसम में यहाँ तापमान ज्यादा होने की वजह से ये तटीय क्षेत्र में गर्म वायु प्राप्त मिलती है हमको। तो इसलिए कहा जाता है कि जो तटीय एरिया होता है, तटीय एरिया होता है ये सागर का, ये मानव जीवन के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और सुखद व लाभदायक होता है। ठीक ना, तो ये प्रभावित करता है जो तापमान होता है। इसके बाद से हम नेक्स्ट बात करेंगे उष्मन और शीतलन की प्रक्रिया पे। एक चीज और देख लेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट को। देखिए उष्मन की प्रक्रिया, देखिए उष्मन व शीतलन की प्रक्रिया हेडिंग है। देखिए उष्मन और शीतलन की प्रक्रिया में हम क्या कर सकते हैं, जैसा हम जानते हैं कि महासागरीय जल के तापमान का जो स्रोत होता है, महासागरीय जल के तापमान का जो महासागरीय जल के उष्मन का जो मुख्य स्रोत होता है या तापमान का स्रोत होता है वो सौर किरण होता है। यानी क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि महासागरीय जल के उष्मन का मुख्य स्रोत, जल के उष्मन का मुख्य स्रोत क्या होता है, मुख्य स्रोत सौर किरण है। ठीक ना, सौर किरण है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो महासागर है, महासागर में जो जलवायु होता है, महासागर के अंदर जो ज्वालामुखी प्लस महासागरीय जल के दबाव से महासागरीय जल के दबाव से ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी की प्रक्रिया
ज्वालामुखी की प्रक्रिया प्लस महासागरीय जल के दबाव की क्रिया के कारण दबाव की क्रिया के कारण महासागर का तापमान क्या होता है? महासागर का तापमान धनात्मक बना रहता है। क्या चीज? धनात्मक बना रहता है। कैसा बना रहता है? ज्वालामुखी सागर में, किसमें? सागर में, सॉरी महासागर में ज्वालामुखी की प्रक्रिया प्लस महासागरीय जल के तापमान, ज्वालामुखी की प्रक्रिया और महासागरीय जल के दबाव के कारण जो महासागरीय नीतल होता है वहां पे तापमान क्या होता है? धनात्मक पाया जाता है। महासागरीय नीतल पे हम देखेंगे कि ज्वालामुखी प्रोसेस के वजह से और महासागरीय जल के दबाव की वजह से वहां पर तापमान धनात्मक पाया जाता है, यानी पॉजिटिव रूप में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब कि महासागर के नीतल पे जो तापमान होता है 1.7 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि महासागर के नीतल पर तापमान कितना पाया जाता है? 1.7 डिग्री सेल्सियस, 1.7 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। यानी 1.7 डिग्री कहाँ पाया जाता है? तो ये महासागरीय जो नीतल होता है, महासागर के नीतल पे ये जो तापमान है 1.7 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ये किसकी वजह से? तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया और महासागरीय जल के दबाव की वजह से यहाँ पे तापमान धनात्मक पाया जाता है और यहाँ पे 1.7 डिग्री सेल्सियस हमेशा बना रहता है। उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे शीतलन के बारे में। तो शीतलन के बारे में हम कहेंगे कि शीतलन का प्रमुख स्रोत होता है वाष्पीकरण। यहाँ पे हम कह सकते हैं शीतलन के बारे में। देखिए यहाँ पे शीतलन से संबंधित शीतलन की प्रक्रिया के बारे में हम बात कर लेंगे। तो कह सकते हैं कि महासागरीय जल के शीतलन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो महासागरीय जल के शीतलन का प्रमुख स्रोत वाष्पीकरण है। वाइपराइजेशन, वाष्पीकरण है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो महासागर है और इसमें ये जल है, तो देखिए वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो दिन और रात दोनों समय होती है। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है ये किस समय होती है? ये दिन और रात दोनों समय होती है। दिन व रात दोनों समय होती है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो बात कि दिन में जो होता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया और रात में जो ऊष्मा की क्या होता है, सॉरी देखिए यहाँ पे हम एक चीज गलत बोल दिए हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया दिन और रात दोनों समय होती है। यानी तापमान में कमी किसके द्वारा होती है? देखिए हाँ, तापमान में यहाँ पे हम कह सकते हैं तापमान में कमी
देखिए तापमान में कमी दिन में वाष्पीकरण के द्वारा होती है। किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा होती है। दिन में वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है? तापमान में कमी होता है। ठीक, यानी शीतलन का मतलब कि ठंडा। दिन में वाष्पीकरण की वजह से शीतलन होता है, तापमान में कमी होती है। और ये कितना होता है? 51%। उसके बाद से हम रात की बात कर लें तो रात में जो होता है, तो रात में पार्थिव विकिरण हम बताए थे ना, पार्थिव विकिरण की वजह से दिन में जो होता है, रात में पार्थिव विकिरण की वजह से कितना होता है? 47 डिग्री से 47% रात के समय होता है तापमान में कमी। पार्थिव विकिरण होता है जिसकी वजह से तापमान में कमी होती है। और उसके बाद से जो वायुमंडल में जो गर्म वायु होती है, वायुमंडल की जो गर्म वायु होती है, जैसे इस सतह पे आती है, जैसे जल के सतह पे आती है, तो यहाँ पे तापमान में कमी हो जाती है। तापमान में क्या होता है? तापमान में कमी हो जाती है। और ये कमी किसकी वजह से होती है? तो चालन विधि के द्वारा होती है। चालन विधि के माध्यम से होती है और 2% कमी होती है, यानी जल के माध्यम से। और उसके बाद से ये जल के बाद ये इधर हम स्थल भाग की ओर देखेंगे तो इसका प्रभाव जल सागर से स्थल की ओर भी होता है। तो ये चालन विधि की वजह से 2% तापमान में कमी होती है। यानी कहने का मतलब कि तापमान में कमी का प्रभाव किसकी वजह से देखने को मिल रहा है? वाष्पीकरण की वजह से दिन में देखने को मिल रहा है, जिसमें 51% है। और पार्थिव विकिरण की वजह से 47% देखने को मिल रहा है रात में, और चालन विधि के माध्यम से 2%। ठीक, तो आज के वीडियो में हमने महत्व और उसके बाद से तापमान में परिवर्तन के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको देखे और समझे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।